हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में हम लोग BBM KU यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑनर्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ उसके रेफरेंस बुक्स कौन कौन से हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। तो इन तीन चीज़ों पे हम लोग जो है महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सेमेस्टर थर्ड में कुल मिला के ऑनर्स में 3 पेपर पढ़ना पड़ता है। पहला कोर 5, दूसरा कोर 6 और तीसरा कोर 7। तो 3 ऑनर्स पेपर पढ़ना पड़ता है और एक आप लोगों को जो है वह जी पेपर पढ़ना पड़ता है। तो एक एक करके हम लोग सारे पेपर को देखेंगे कि कोर 5 में कौन सा पेपर पढ़ना है, कोर 6 में कौन सा पेपर पढ़ना है और कोर 7 में कौन सा पेपर आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहली बात हम लोग एक एक करके देखें तो कोर 5 में आप लोगों को दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ना है, जो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है। यह एक चीज़ ध्यान रखें कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने राज किया था। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोदी वंश ने। और इसी के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा करके भारत में जो है मुग़ल वंश की नींव डाली थी। तो उसको हम लोग नेक्स्ट जो है सेमेस्टर में उसका अध्ययन करेंगे, मुग़ल वंश का। इस सेमेस्टर में जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ना है। अब दिल्ली सल्तनत इतिहास के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक है, इसका एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हिस्टीरियोग्राफी एंड रिसेंट डिबेट्स, सोर्सेस एंड देयर इंटरप्रिटेशन, अर्थात कि इतिहास लेखन और वर्तमान विचार विमर्श, स्रोत और उनकी व्याख्या। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े थे और उनकी व्याख्या पढ़ी थी, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आप लोगों को बेसिकली स्रोत जानना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, है ना। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं, साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं, विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, ये जानना है और उसकी व्याख्या को आप लोगों को पढ़ना है। और इन सबों को लेकर के वर्तमान जो इतिहासकार हैं उन लोगों के बीच क्या क्या विचार विमर्श है, क्या क्या जो है तर्क वितर्क है, इसके बारे में आप लोगों को पहले टॉपिक में जानना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि पहला टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट होता ही है हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जो है ये टॉपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बाकी दूसरे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग और देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्कीज़ रूल इन इंडिया, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और थ्योरी ऑफ किंगशिप, अर्थात कि बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ना है। हिंदी में इसको देखें तो हम लोग भारत में तुर्की शासन की स्थापना आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन की क्या भूमिका रही थी, मतलब तुर्की सल्तनत को स्थापित करने में, यह आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो है क्वेश्चन कभी कभी जो पूछता है वो सबसे पहले पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। दूसरा पूछ सकता है कि इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। या तीसरा बलबन की जीवनी और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। या चौथा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इस तरीके से सेकंड टॉपिक जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि इसका पढ़ना है इंपीरियलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव्स, है ना, और रेवेन्यू एंड मार्केट पॉलिसी, अर्थात कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, प्रशासनिक नीति और राजस्व एवं बाजार नीति आप लोगों को पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि खिलजी वंश में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक के बारे में पढ़ना है और वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खास करके अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, है ना, और ये काफ़ी सफल हुआ था भारत में। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति को आप लोग ज़रूर
बहुत ही अच्छे से तैयार करें। वैसे तो इसका टोटल जितना भी पढ़ना है, चाहे वह साम्राज्यवादी की नीति हो, चाहे प्रशासनिक नीति हो, चाहे राजस्व नीति हो, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाजार नीति जो है वह और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट आप लोगों को तुगलक डायनेस्टी में पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक का कैरेक्टर एंड पॉलिसी, और दूसरा फिरोज़ तुगलक का रिफॉर्म्स, अर्थात कि तुगलक वंश में पहला मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र और नीति पढ़ना है, और फिरोज़ तुगलक के सुधार के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इससे जो सवाल पूछा जाता है तुगलक वंश से, वो मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी और उसके चरित्रों का मूल्यांकन करने के लिए आता है। जैसे कह दिया जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी और उसके चरित्रों का मूल्यांकन करें, साथ ही साथ फिरोज़ तुगलक के सुधारों का मूल्यांकन करें, या फिरोज़ शाह तुगलक ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए थे उसकी व्याख्या करें। तो इस तरीके से सवाल जो है यहाँ से बनता है। या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की का जीवन जो है वह विरोधाभासों से भरा हुआ था, इसकी व्याख्या करें, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट अगर हम लोग लोधी वंश में देखें तो लोधी वंश में आप लोगों को सिर्फ सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ना है, सिकंदर लोधी की जीवनी और उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ इसकी सिकंदर लोधी के सुधारों के बारे में भी आप लोगों को जो है इसमें पढ़ना है। ये कुल मिला के पाँचों ये जो वंश थे सल्तनत काल के, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो इसमें से सैयद वंश को छोड़ करके बाकी चारों वंशों के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो छठे टॉपिक में आप लोगों को जो पढ़ना है वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के अंतर्गत एकता प्रणाली, एकता सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है। हिंदी में देखें तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और सैन्य संगठन के बारे में आप लोगों को जानना है। और साथ ही साथ ये इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली जो शुरू की गई थी, इसके बारे में आप लोगों को विशेष रूप से जानना है, चूँकि एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक क्षेत्र का एक तरीके से रीढ़ थी। तो इसलिए एकता प्रणाली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ से जो सवाल बनता है वो बनता है कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख करें, यह आपको पूछ सकता है, या दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करें, ये पूछा जा सकता है आप लोगों को, या सैन्य संगठन पूछा जा सकता है। तो जैसे भी पूछेगा आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जो है इजी टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत का विनाश कैसे हुआ, या दिल्ली संगठन का विघटन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, वो आप लोगों को इसमें जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस पेपर का कोर 5 का, वो है रिलीजन एंड कल्चर्स, अर्थात जिसमें आप लोगों को सूफीज्म पढ़ना है और डॉक्ट्राइन्स, सूफीज्म ऑफ डॉक्ट्राइन्स पढ़ना है, सिलसिला एंड प्रैक्टिसेस, और बी में आप लोगों को पढ़ना है भक्ति मूवमेंट, सी में पढ़ना है सल्तनत आर्किटेक्चर। अर्थात कि ये है कि रिलीजन और कल्चर के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के रिलीजन और कल्चर के बारे में आप लोगों को जानना है, उसमें से मेनली आप लोगों को सूफीवाद पढ़ना है और भक्तिवाद आंदोलन पढ़ना है। ये दो जो है थे धार्मिक आंदोलन थे, सूफीवाद के सिद्धांत और भक्ति आंदोलन के सिद्धांत, या भक्ति आंदोलन क्या था इसके बारे में जानना है। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में आप लोगों को जानना है। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और साथ ही साथ सूफीवाद और भक्तिवाद आंदोलन, ये दोनों से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, इसलिए इन दोनों को अच्छे से आप लोग तैयार करें। तो ये कोर 5 जिसमें आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट पेपर जो है कोर 6 में आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ना है, वो भी 1776 से 1865 ईस्वी तक, अर्थात 1776 जब अमेरिकी क्रांति हुई थी और उसके आगे कैसे क्या क्या अमेरिका में हुआ, कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, कैसे वहाँ सुधार हुआ, कैसे रंगभेद की नीति हुई, कैसे गृह युद्ध चला, इन सब के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है कोर 6 में।
ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के बारे में। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। इसमें भी कुल मिला के 8 टॉपिक पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसमें पढ़ना है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कॉजेस पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। अर्थात कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे, प्रकृति उसकी कैसी थी, उसका महत्व और उसकी व्याख्या के बारे में आप लोगों को जानना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर तैयार करें। दूसरा टॉपिक है गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स अंडर जॉर्ज वाशिंगटन। अर्थात कि जॉर्ज वाशिंगटन के अधीन सरकार और राजनीति। जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले जो है राष्ट्रपति बने थे, है ना, उसके बारे में आप लोगों को जानना है कि उनकी क्या क्या उपलब्धि थी और उसके अधीन सरकार की क्या नीति रही अपने देश के प्रति या विदेशी नीति कैसी रही, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। थर्ड है जैक्सन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी। अर्थात कि जैक्सन और अमेरिकी प्रजातंत्र के बारे में आप लोगों को जानना है कि राष्ट्रपति जो जैक्सन थे उनके समय में अमेरिकी प्रजातंत्र की क्या स्थिति थी, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है मुनरोज डॉक्ट्राइन एंड टर्नर्स थीसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फ्रंटियर एंड लिमिटेशन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी ब्लैक एंड वुमेन। अर्थात कि मुनरो सिद्धांत के बारे में आप लोगों को जानना है। साथ ही साथ टर्नर की जो फ्रंटियर थीसिस थी उसके बारे में जानना है और लिमिटेशन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी क्या था टर्नर के समय, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। और साथ ही साथ इसमें ब्लैक एंड वुमेन्स अर्थात कि काले लोगों के लिए और महिलाओं के लिए इस डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रावधान था या टर्नर की फ्रंटियर थीसिस में क्या क्या उसका प्रावधान था, ये आप लोगों को इस टॉपिक में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह सैंक्शन कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार, बेसिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्लांटेशन इकोनॉमी, स्लेव सोसाइटी एंड रेसिस्टेंस, सिविल वार, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अर्थात कि अमेरिका में जो क्षेत्रीय संघर्ष और गृह युद्ध हुआ था उसके बारे में आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है कि अमेरिका में जो क्षेत्रीय संघर्ष और गृह युद्ध हुआ था उस गृह युद्ध या संघर्ष का क्या आधार था, प्लांटेशन अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में जानना है, दास समाज और प्रतिरोध कैसा था कि वहाँ जो दास समाज की व्यवस्था जो प्रचलित थी अमेरिका में उसके बारे में जानना है और उस दास व्यवस्था के कारण कैसे समाज एक बटा हुआ था और कैसे जो है समाज दो खेमे में जो बटा था उसमें प्रतिरोध हो रहा था, उसमें आपस में जो है विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बारे में जानना है। साथ ही साथ गृह युद्ध के क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आप लोगों को इस टॉपिक में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है पॉपुलिस्ट मूवमेंट। अर्थात कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट जो अमेरिका में हुआ था उसके बारे में आप लोगों को जानना है कि लोकप्रिय, पॉपुलिस्ट मतलब लोकप्रिय आंदोलन जो अमेरिका में चला था उसके बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है लिंकन रोल इन सिविल वार एंड अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अर्थात कि अब्राहम लिंकन के समय जो गृह युद्ध चला और दासता के उन्मूलन में, अर्थात कि जो दास प्रथा था उसके उन्मूलन में उनकी क्या भूमिका थी अब्राहम लिंकन की, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। एंड लास्ट टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द सिविल वार। अर्थात कि अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अमेरिका में किस तरीके से पुनर्निर्माण हुआ, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई पुनर्निर्माण के लिए, इसके बारे में आप लोगों को इस टॉपिक में जानना है। तो ये कोर 5 एंड कोर 6 का ये मतलब टॉपिक हम लोग देखनी है। अब हम लोग जो है कोर 7 में क्या पढ़ना है ये हम लोग देखते हैं। तो कोर 7 में आप लोगों को झारखंड का इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, वो भी कब से 1757 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के बीच का झारखंड का इतिहास आप लोगों को जानना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक है ये हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल इन छोटा नागपुर। अर्थात कि छोटा नागपुर में जनजातीय ग्राम प्रशासन कैसे था, कब, 1757 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है कमिंग ऑफ इंग्लिश इन झारखंड। अर्थात कि झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे कैसे हुआ और अंग्रेज़ किस तरीके से अपना जो है शासन झारखंड में स्थापित किए, ये आप लोगों को जानना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ज़रूर तैयार करें और अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल विथ अ स्पेशल रेफरेंस
टू झारखंड, अर्थात में बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई उसके बारे में जानना है आप लोगों को, लेकिन झारखंड के विशेष संदर्भ में जानना है। वो इसलिए कि चूँकि ये जिस समय के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं 1757 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच का जो इतिहास झारखंड का पढ़ रहे हैं, उस समय झारखंड अप्रत्यक्ष रूप से बिहार का और बिहार बंगाल का एक हिस्सा था। इसलिए कोई भी रूल रेगुलेशन जो बंगाल में लागू होता था वही रूल रेगुलेशन झारखंड पे थोप दिया जाता था। उसी के संदर्भ में आप लोगों को जो है इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड नेटिव स्टेट्स नागवंशीज एंड चोलाज, अर्थात कि ब्रिटिश और क्षेत्रीय राज्यों के बीच क्या संबंध था, इसके बारे में जानना है, खास करके नागवंशी शासकों के साथ और चेरो वंश के साथ। इन दोनों वंशों के साथ ब्रिटिश शासन का क्या संबंध था या ब्रिटिश शासन का कैसा रवैया था, उसके बारे में आप लोगों को इसमें जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है, पांचवा जो टॉपिक है, कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड दियर इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट एंड रेलवे, अर्थात कि औपनिवेशिक राजनीति और कृषि, भूमि, वन और रेलवे पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि झारखंड में जो अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई उसका झारखंड की कृषि, भूमि, वन और रेलवे पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोगों को इस टॉपिक में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है मिशनरी एंड दियर वर्क्स एंड इम्पैक्ट्स, मिशनरी दियर वर्क्स एंड इम्पैक्ट्स, अर्थात कि झारखंड में जो ईसाई मिशनरी आए उनके क्या कार्य थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये इसके बारे में आप लोगों को जानना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चाहे जो ईसाई मिशनरी झारखंड में आए उनका दुष्प्रभाव चाहे जो कुछ पड़ा, लेकिन झारखंड की लिटरेसी रेट को बढ़ाने में और झारखंड की जो आदिवासियों के बीच के जागरूकता को आगे बढ़ाने में इन ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड 7 टॉपिक है ताना भगत मूवमेंट, अर्थात कि ताना भगत आंदोलन क्या था, इसके बारे में जानना है। ताना भगत का आंदोलन का क्या कारण था, उसमें कौन कौन भाग लिए और ताना भगत आंदोलन का क्या परिणाम निकला, इन सब के बारे में आप लोगों को जानना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट और 8वां टॉपिक है कोल विद्रोह, अर्थात कोल रिवॉल्ट, अर्थात कि झारखंड में कोल जनजातियों के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था उसके बारे में आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इस तरीके से जो है सेमेस्टर 3 में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर के अंतर्गत 3 कोर पेपर पढ़ने हैं। कोर 5 में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। कोर जो है वह 7 में जो है वह ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए के बारे में पढ़ना है और कोर 8 में जो है वह झारखंड का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से ये गलत हो गया, मतलब कोर 5, 6 और 7 3 पढ़ना है। 5 में दिल्ली सल्तनत का इतिहास, कोर 6 में यूएसए का इतिहास और कोर 7 में झारखंड का इतिहास। ये तो हो गया मतलब आपके सिलेबस की बात। और अगर हम लोग अब इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें कि कोर 7 में 2 टॉपिक और छूट गया है। ये 2 टॉपिक जो है वह 9th टॉपिक है द भूमिज रिवॉल्ट, अर्थात कि भूमिज विद्रोह के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ 10वां टॉपिक जो है वह संथाल हुल, अर्थात संथाल विद्रोह के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, ये छूट गया था। तो कुल मिला के कोर 7 में आप लोगों को 10 टॉपिक पढ़ना है ना। तो ये 10 टॉपिक को आप लोग देख लें, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कोर 7 का। पहला, छोटा नागपुर में जनजातीय ग्राम प्रशासन। दूसरा, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। तीसरा, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना झारखंड के विशेष संदर्भ में। चौथा, ब्रिटिश और क्षेत्रीय राज्यों के बीच संबंध, नागवंशी और चेरो के संबंध में। 5वां, औपनिवेशिक राजनीति और कृषि, भूमि, वन और रेलवे पर उसका प्रभाव। 6ठा, मिशनरी और उनके कार्य और प्रभाव। 7वां, ताना भगत आंदोलन। 8वां, कोल विद्रोह। 9वां, भूमिज विद्रोह और 10वां, संथाल विद्रोह। इस तरीके से 10 टॉपिक आप लोगों को कोर 7 में पढ़ना है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पैटर्न की बात करें कि एग्जाम्स में किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न रहता है, तो यहाँ पे हम उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और उसको एक करके देखेंगे। तो यहाँ देखें, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है ना। टोटल कितने? 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से पासिंग मार्क्स कितना है?
32। यहाँ पे 80 और प्लस 20 मार्क्स होता है आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो आप एग्ज़ाम अपने कॉलेज में ही देते हैं, और ये जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का, ये आपका सेंटर कहीं भी दूसरी जगह पड़ सकता है। यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जनरल इंस्ट्रक्शन जो बताया गया, देखिए दिया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिबल, अर्थात कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में जो है वह उत्तर लिखने की कोशिश करें या दें। नेक्स्ट है द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस का जो मान है वो बिल्कुल बराबर बराबर है। नेक्स्ट है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, कि कुल मिला के आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला कंपलसरी है, अनिवार्य है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सभी क्वेश्चंस के मान बराबर हैं, साथ ही साथ आपको 5 ही क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी 4 क्वेश्चंस का जवाब आप, कोई भी 4 क्वेश्चन का जवाब आप देने के लिए स्वतंत्र हैं। अब कैसा कैसा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है, सब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। पहला ग्रुप ए में जो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए में देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह मल्टीपल चॉइसेस का क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल जो है वह 10 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर का। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी एक सवाल पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और मतलब ये देख रहे हैं ये 4 ऑप्शंस जो दिए हुए, उन चारों ऑप्शनों में से आपको जो है वह एक जवाब, सही जवाब आपको चुनना है। जैसे कि मान लिया जाए, आपसे सवाल किया जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन 4 ऑप्शनों में जो सही जवाब है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो जो इसका सही जवाब है उस पर आप लोग टिक करेंगे और उसको OMR शीट में या वहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके का 10 क्वेश्चंस रहेगा, है ना, हर एक एक नंबर का ये 10 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अब बी में जो है, अब बी में ग्रुप ए का बी में सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का, ठीक है। 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, 2 क्वेश्चन, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन बराबर 10 नंबर। तो ये 2 क्वेश्चन जो लिखना है वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना रहेगा, जैसे कि मान लीजिए सूफी आंदोलन, है ना, या भक्ति आंदोलन, एक क्वेश्चन दे देगा, ऐसे ही टॉपिक दिया रहेगा, भक्ति आंदोलन उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, सूफी आंदोलन उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, एकता प्रणाली उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो इस तरीके से 2 शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिखने हैं 10 नंबर के। तो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन से लेकर के आप 9वां क्वेश्चन तक देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे जो है वह लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा, मान लीजिए कि इल्तुतमिश की जीवनी एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। 5 में रहे क्वेश्चन नंबर जो है 5 में रहेगा, दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों का वर्णन करें। तो इस तरीके से ये 2 से लेकर के 9 तक जो सवाल हैं उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि एक पहला क्वेश्चन जो अनिवार्य है और इसमें से कोई 4 क्वेश्चन, तो 4 और प्लस एक पहला क्वेश्चन बराबर 5 क्वेश्चन, और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेमेस्टर 3 का सिलेबस और उसके एग्ज़ाम्स पैटर्न को भी देखा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग मतलब जो है जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड नोट्स आप लोगों को अगर चाहिए या इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को आसानी से
जो है स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता रहे। इसी के साथ जो है अपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।